नमस्कार, आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कुशीनगर मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा मानना वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन टाइगर पर उद्धव ठाकरे अलर्ट, एक्शन में पूर्व सीएम, सांसदों विधायकों की बुलाई अलग अलग बैठक। बंगाल विधानसभा में सियासी ड्रामा, शुभेंदु अधिकारी सहित बीजेपी के 3 एमएलए सस्पेंड, धरने पर बैठे। अमेरिका की हिरासत में केंद्र में अवैध प्रवासी भारतीयों संग होता है दुर्व्यवहार, दिया जाता है 1 बोतल पानी, 1 पैकेट चिप्स और 1 सेब। दिल्ली से 4 को मिला विशेष ट्रेनों की घोषणा, रेलवे ने 18 मरने वालों और 15 घायलों को दिया मुआवजा। पटना में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे, खान सर बोले री एग्जाम कराने में सरकार की भलाई। अब समाचार विस्तार से। कुशीनगर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने 2 हफ्ते में यूपी सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फिर से आदेश दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी कदम हमारे आदेशों का उल्लंघन होगा। जस्टिस BR गवई की बेंच ने डीएम समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अवमानना करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कुशीनगर में मद्दी मस्जिद का एक हिस्से को इस महीने की शुरुआत में बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा और कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक ढांचा नहीं गिराया जाएगा। कुशीनगर की मदनी मस्जिद के खिलाफ 9 फरवरी को बुलडोजर एक्शन हुआ था। प्रशासन ने मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिरा दिया था। इस घटना पर अब खूब हंगामा हुआ और विपक्ष ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मस्जिद तोड़ने का आदेश नगर पालिका की अधिशासी अभियंता मीनू सिंह ने दिया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर प्रदेश में आपसी वैमनस्यता फैलाई जा रही है। अजय राय ने कहा है कि पहले बहराइच, फिर संभल और इसके बाद कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का काम उसी मंशा को पूरा करने के लिए किया गया है। हाईकोर्ट का स्थगन आदेश 8 फरवरी को समाप्त होते ही प्रशासन ने अगले दिन रविवार को छुट्टी के दिन बुलडोजर चलवा दिया। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा लव जिहाद के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करने के लिए शुक्रवार को कमेटी गठित करने की घोषणा की गई थी। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि उसने हर जगह नफरत का माहौल बना दिया है। देखिए, मुल्क कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। इस मुल्क में कानून बन चुका है, उसने सारी रूपरेखा तय कर लिया है कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी आदमी अपनी मर्जी से किसी धर्म में शादी कर सकता है। इसका मतलब कि ये अमेंडमेंट करेंगे, ये इसके अंदर संविधान के अंदर अमेंडमेंट करेंगे। कोई भी आदमी अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकता है। आदमी पैदा होता है, माँ बाप जिस धर्म के रहते हैं वो आदमी धर्म में रहता है, लेकिन जब उसको लगता है कि मैं और कोई धर्म में जा सकता हूँ, मेरे लिए दूसरा कोई धर्म अच्छा है, तो जा सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। ये एक इनकी जो है इनकी मानसिकता, इनका पागलपन एक लव जिहाद नाम ला रहा है। और ये करेंगे क्या? ये कानून बनाएंगे जबरन, जो होता है जबरन शादी करना या जबरन जो है धर्म परिवर्तन करना। मैं समझता हूँ जबरन कोई शादी होती ही नहीं है। शादी होती है दोनों के मर्जी से होती है। उसमें या तो 7 फेरे होते हैं या तो निकाह होता है, पब्लिक के बीच में होता है अगरचे। लेकिन ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं कि अगर किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम से शादी कर लिया तो जैसे इनको मालूम पड़ता है, ये लोग जाके उस लड़की को, उसके परिवार को इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, इतना ज़्यादा डराते हैं, इतना उसका माइंड चेंज करते हैं कि वो कहेगी कि नहीं, मुझे फंसा के शादी किया। ये जो है ना, ये इसने कहा नहीं मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ, या ऐसा कुछ बातें करके शादी किया, फिर उस पर केसेस हो जाते हैं। ये गलत चीज़ें हैं। देखिए, ये कई जगह हुआ है, अमरावती में ऐसी हुआ है कि जाकर धमकाना और उससे ज़बरदस्ती केस करवाना, ये चीज़ें यूज़ करेंगे। मेरा कहना है कि ये चीज़ें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। आज कोई नई बात नहीं, आज से नहीं, ज़माने से हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से शादी करते आए। मैं समझता हूँ कोई परिवार खुद चाहता नहीं है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा किसी और धर्म में शादी करे, ताकि उसकी रस्म रवाज घर का पूरा वो हो जाता है। लेकिन ये जब लड़के 18 साल की उम्र के बाद उनको जब ये कानून है तो उसका फ़ायदा लेते हैं लोग। धर्म परिवर्तन, मैं समझता हूँ कि मैं इस्लाम के बारे में कह के जो मैं मुसलमान हूँ, मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि किसी को डरा धमका के धर्म परिवर्तन किया जाए। ये मेरा चैलेंज है, कभी नहीं। हाँ, अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करती है तो उसको वो हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी धर्म के मुताबिक बिना धर्म चेंज किए नहीं कर सकती। ये हमारा संविधान है इस्लाम का। तो ये जो चीज़ें ला रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को
की आंखों में धूल झोंक करके सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मैं समझता हूँ ऐसे कानून देश में बनेंगे, मैं समझता हूँ फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र में हमेशा कुछ न कुछ सियासी हलचल बनी रहती है। इस समय राज्य में ऑपरेशन टाइगर की जोरदार चर्चा है। ऑपरेशन टाइगर के तहत एक के बाद एक उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और पदाधिकारी उनका साथ छोड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम रहे हैं। शिवसेना ठाकरे पार्टी में जारी इस लीकेज और टूर पर रोक लगाने के लिए अब खुद उद्धव ठाकरे भी मैदान में उतरने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में ठाकरे गुट के सांसदों की बैठक 20 फरवरी और इसके बाद विधायकों की बैठक 25 फरवरी को बुलाई गई है। माना जा रहा है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे इस दौरान सांसदों और विधायकों का मार्गदर्शन भी करेंगे। उद्धव ठाकरे की ओर से ये बैठक तब बुलाई गई है जब पार्टी के पूर्व विधायक और कई पदाधिकारी लगातार ठाकरे का साथ छोड़ते जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में जब संसद का बजट सत्र चल रहा था तब उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने राष्ट्रीय राजधानी में सांसदों की बैठक ली थी। बजट सत्र के दौरान ऐसी क्यासबाजी की जा रही थी कि कुछ सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे और इसके लिए ऑपरेशन टाइगर जैसी चर्चा भी शुरू हो गई थी। पिछले हफ्ते पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तब तगड़ा झटका लगा जब कोकण क्षेत्र के कद्दावर नेता और 3 बार के विधायक रहे राजन सालवी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो गए। वो 2024 में रतापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हार गए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत को कोई रोक नहीं पा रहा है। भगदड़ इतनी बड़ी थी कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय अब वो लोग लीपापोती कर रहे हैं। यही कुंभ में भी हुआ था, जहां आज तक लोगों की मृत्यु के आंकड़े पता नहीं चल पाए हैं। रेल मंत्री पूरी तरह से असफल हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार के गैर जिम्मेदाराना हरकत को कोई रोक नहीं पा रहा है। बताइए, इतनी बड़ी लापरवाही रेलवे मंत्रालय ने कर दी, इतनी बड़ी लापरवाही केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कर दी। 18 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, कितने पता नहीं घायल हो गए, कोई सीमा नहीं है। भगदड़ इतनी बड़ी थी कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अब अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय, रेल मंत्री को इस्तीफा देने की बजाय अब वो लिपापोती में लगे हैं कि ये अफवाह तो नहीं था, किसी का षड्यंत्र तो नहीं था। अरे भाई, पूरी दुनिया के सामने दिखा है कि हर घंटे 150 टिकट आपने 1500 टिकट आपने बेचे हैं, तो वो भीड़ कहाँ जाएगी? अगर हर घंटे 1500 लोगों को आप प्लेटफॉर्म पे भेज देंगे और 8 घंटे 10 घंटे तक ट्रेनें वहाँ से नहीं छूटेंगी तो भगदड़ जैसी स्थिति हो जाएगी। यही महाकुंभ में भी हुआ था। आज तक ये नहीं पता चला कि कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कितने घायल हैं। आज भी बहुत सारी गाड़ियाँ लावारिस पड़ी हुई हैं महाकुंभ में। तो मतलब ये हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ ही क्यों होता है, सनातनियों के साथ ही क्यों होता है? एक तरफ सरकार कहती है कि बहुत बड़े हिंदूवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाई बहन तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, अपने ही महाकुंभ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और पहुंच भी जा रहे हैं तो स्टैम्प में भगदड़ में मारे जा रहे हैं। और हम सवाल पूछें तो ये कह रहे हैं कि कहीं इसमें किसी की चाल तो नहीं है। तो इनको क्या लगता है कि विपक्ष ने वहां षड्यंत्र किया हुआ है? पकड़ लो, डाल दो हम सबको जेलों में, ठूस दो, फांसी पे लटका दो। लेकिन ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। रेल मंत्री पूरी तरह असफल हैं, फेल हैं, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे नए सांसद चुनकर आए, उनको मौका देना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और 3 अन्य भाजपा विधायकों को सदन में कथित अभद्र व्यवहार के लिए स्पीकर ने बजट सत्र से निलंबित कर दिया। स्पीकर ने अधिकारी के अलावा अग्निमित्रा पाल, बंकिम घोष और विश्वनाथ कारक को पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस सत्र के अंत तक निलंबित कर दिया है, क्योंकि वो सदन के वेल में आ गए और कामकाज के कागजात फाड़े और उन्हें फेंक दिया। देखिए, आज हम ये 14 साल, साढ़े 14 साल होने जा रहे ममता बनर्जी का जो सरकार, वो हिंदू विरोधी सरकार, पहले विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज सारे हिंदुओं को ये मालूम चल गया है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को कॉर्नर किया जा रहा है और हमारा जो देव देवी है, जैसे सरस्वती पूजा, हम लोग छोटे से जो हाथे खोड़ी पहला दिन का जो लिखना, अक्षर लिखना, वो माँ सरस्वती के सामने हम लोग करते हैं जुग जुग से। लेकिन हम लोग इदानिंग देख रहे, रिसेंटली हम लोग देख रहे कि सारे पश्चिम बंगाल में एक जगह नहीं, बहुत सारा जगह में सरस्वती पूजा करने नहीं दे रहे। वहाँ पर जिहादी लोग आके बाधा दे रहे और इस हालत हो रहे कि हम लोग को अदालत जाना पड़ रहा है। आज कोई भी मीटिंग मिছিল के लिए हम लोग अदालत जाना पड़ता है बीजेपी को, लेकिन पूजा के लिए अदालत जाना, ये कहाँ का बात है? ये कहाँ का न्याय है?
आज रामनवमी के लिए अदालत जाओ, दुर्गा पूजा के लिए अदालत जाओ, अभी छोटा से छोटा सरस्वती पूजा जो घर घर में होता है, पाड़ा पाड़ा में होता है, उसके लिए भी अदालत जाओ। और अदालत से परमिशन आने के बाद पुलिस पहाड़ा में आज सरस्वती वो जो पूजा हो रहे, आज मारपीट कर रहे, आज अपमान कर रहे, आज सरस्वती पूजा माँ सरस्वती को भांगचूर कर रहे, और मुख्यमंत्री का तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज हम लोग विधानसभा में एक अजॉर्नमेंट मोशन लाए थे, हम और हमारे सातों जो हमारे विधायिका है, सारे विधायिका लाए थे, लेकिन अध्यक्ष जी एज इट इज बोले कि आप पढ़ पाएंगे लेकिन डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता सैम पित्रोदा के चीन के सपोर्ट में दिए गए बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सैम पित्रोदा के बयान को गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि बोल सैम पित्रोदा के हैं और संगीत जॉर्ज सोरस का है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर आज जिस प्रकार का बयान दिया, उससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार वो दिन दहाड़े कर रहे हैं। भारत जैसे जैसे कूटनीतिक आर्थिक तौर पर आगे बढ़ता जा रहा है, ये लोग उस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए, मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ है, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। अमेरिका से शनिवार रात अमृतसर भेजे गए निर्वासितों में शामिल दलजीत सिंह ने रविवार को दावा किया है कि यात्रा के दौरान उन्हें हथकड़ियां पहनाई गई थी और उनके पैरों में जंजीरें डाल दी गई थी। दलजीत सिंह अपने परिवार के बेहतर भविष्य की चाहत में पिछले साल पंजाब के अपने पैतृक गांव को छोड़कर अमेरिका गए थे। पंजाब के होशियारपुर जिले के कुराला कला गांव के मूल निवासी सिंह उन 116 अवैध भारतीय प्रवासियों में शामिल हैं जिन्हें अमेरिकी विमान से शनिवार रात अमृतसर हवाई अड्डे लाया गया था। देखिए, हरियाणा को पुलिस की गाड़ी से लाना चाहिए था, उनको बाकायदा बस भेज के गाड़ी से लाना चाहिए था। और जिस प्रकार से हथकड़ियां लगा के लाया जा रहा है, ये निंदनीय है, क्योंकि हम भी भेजते हैं, हम बांग्लादेश में भेज रहे हैं, कोई हथकड़ी लगा के नहीं भेजते। तो इस बात का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोटेस्ट करना चाहिए। वो तो उनका नियम होंगे अमेरिका के, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो कम से कम मानवीय उनकी होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक सुबह 5:30 बजे आए भूकंप की तीव्रता तो 4.0 थी, लेकिन इसके बावजूद भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए। काफी सालों में 2007 में यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है, और इसलिए इसे कोई नई इसमें कोई घबराने का नहीं है, ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ।
तो ये क्या प्लेट्स की कोलिजन थी? और नो कोई प्लेट का नहीं, प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं, इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ। जैसे कि सब सरफेस जहां पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन, तो आज 4 पर टूटा है। थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। तो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है, क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। तो सर हमने देखा कि सिवान बिहार में भी 8 बजे के करीब एक अर्थक्वेक आया। वो देखिए, ये पूरी अर्थ जो है ना, ये अपनी प्रोसेस है। ये जहां पर जो है शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एक्सीड करेगा स्ट्रेस एक्युमुलेशन, तो होगा। इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहां की रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ, यहाँ के रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। तो वहां स्ट्रेस एक्युमुलेशन का पैटर्न क्या है, यहाँ का पैटर्न क्या है, इस पर डिपेंड करता है। दिल्ली में कुछ अभी रिस्क की संभावना? देखिए, दिल्ली का रिस्क की संभावना ऐसा बोलना ठीक नहीं है। सेस्मोजेनिक जोन है तो उसमें प्रिकॉशंस लेना है। ये तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो भूकंप अवरोधी जो मकान होंगे या उसके रेजिस्टेंस सहने की जो कैपेसिटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शेकिंग फ्रीक्वेंसी मैच न करे, तो ऐसा है कि हमको लगता है कि ये 4 पॉइंट में शेकिंग लोग फील किया है, लेकिन बिल्डिंग वहां का जो है रेजिस्टेंट है। 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ पर नहीं हुआ, तो ये अच्छा सिग्नेचर है। दिल्ली के लिए सेफ है? दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है, दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है। आप देखेंगे कि पहले भी पास्ट में अर्थक्वेक हुआ सेफ ही रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अभी हम लोग सेस्मिक माइक्रोजेनेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग कोड दे रहे हैं। दिल्ली के लिए माइक्रोजेनेशन किया। अब जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं काफी अवरोधी बनते हैं, जो सेस्मिक वेव को अटेन्युएट करता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज धार्मिक विवाद के चलते इस्तीफा दिया है। एसजीपीसी ने हाल ही में तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटाया था। अकाल तख्त साहिब जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटाने का विरोध किया था। इस बीच अब हरजिंदर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया है। कि पहली बार ही नहीं कि किसी सिंह साहबान के खिलाफ कोई कंप्लेंट आ जाती या कोई दरखास्त दे दिंदा। पहला भी मैं किसी की करतार कुशी ना नहीं लेना, इनक्वायरियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने तौर पर करवाइयां। उन्होंने फिर अंतर कमेटी ने उन्होंने वेले भी किया। ये साडे कोल रिकॉर्ड मौजूद है। जिहड़ी मैं तुहानूं गल कहनी चाहुंदा कि पिछले दिनी जिहड़ी साडी मीटिंग होई सी, उस मीटिंग दे विच सिंह साहबान नूं फारग किया गया सी। मैं तुहाडे माध्यम थानी कहना चाहुंदा, मैं हमेशा ही सिंह साहबान नूं ये लाभजी नहीं, मैं जो सत्कार देना वो जानते आ सारा कुछ। ते मैं कहना हुन्ना, जे प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सत्कार नहीं दऊगा ते फिर दूए उह तों की सबक सीखणगे। सो मेरा कहण तो भाव, मैं हमेशा ही श्री अकाल तख्त साहब नूं समर्पित रहा ते इत्थे तुहाडे प्रैस च नहीं, मैं हमेशा ही समर्पित भी रहना। कदे भी गुरु साहब इहो जिहा समां ना लियाउण भी उत्थों बेमुख हो जाइए, ते फिर मैं कहना हुन्ना, जे इदां दा समां आवे सतगुरु जी फिर उदां ही समां खत्म कर दें। सो गुरु साहब किरपा करन, बख्शिश करन। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि मैं तो बीजेपी से पूछना चाहती हूं कि वो तय करे कि वो सरकार चला रही है या नहीं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के पावर कट हो रहे हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं कि आतिशी सीएम है। जब यमुना में मशीन उतारी जाती है तो वो कहते हैं एलजी साहब सरकार चला रहे हैं। पहले बीजेपी तय करे कि कौन सरकार चला रहा है। अगर यमुना बीजेपी और एलजी साहब साफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बिजली कट भी बीजेपी और एलजी करवा रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही पूछना चाहूंगी कि वो तय कर ले कि वो सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। जब दिल्ली में जगह जगह पावर कट होते हैं, जब उत्तम नगर, नवादा, संत नगर, बुराड़ी, त्रिलोकपुरी, संगम विहार, देवली में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिजली जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयरटेकर सीएम आतिशी हैं,
वो जिम्मेदार है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, और उसके आधार पे तय हो जाए कि जो पावर कट 10 साल के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगने शुरू हुए हैं, जहां 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक बिजली जा रही है, जो 10 साल से कभी नहीं हुआ। अगर एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी यमुना की सफाई करवा रही है तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली की बिजली व्यवस्था भी वही चला रहे हैं, और दिल्ली की बिजली व्यवस्था उनसे चल नहीं रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घायलों में से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इस पर कहा है कि मुझे अफसोस हुआ कि लोग इतनी श्रद्धा के साथ महाकुंभ के लिए रवाना हुए थे, मगर ये हादसा हो गया। मेरे उन सभी लोगों के प्रति संवेदनाएं हैं। ये कुप्रबंधन था, सरकार को इस स्थिति को काबू में लेना चाहिए। अब देखिए, अब ये सब बहाने हैं। दिस इज पासिंग द बक। एक गलती हो गई। सबसे पहले मेरी अफसोस उन लोगों की तरफ है जो मासूम ये सोचते हुए गए थे कि वो कुंभ में जाएंगे। जो डंडोरा पीटा सरकार ने, कुंभ कुंभ कुंभ, बहुत सारे लोग इसी में वहां पहुंच गए, वो जाना चाह रहे थे। अफसोस इस बात के है, बेचारे कितना श्रद्धा से वहां गए, जाने के लिए प्रयास करे, और ये हादसा हो गई। माई हार्टफेल्ट कंडोलेंस। जो लोग अभी भी अपने परिवार के लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, न्यूज नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि हॉस्पिटल में जिंदा है, गुजर गए, कुछ पता नहीं चल रहा। कईयों का आज भी यही स्थिति है, ये कोशिश में है। तो ये अब ये बहाने कि वो हड़बड़ी है, वो, दिस इज ऑल नॉनसेंस। आपने 2 ट्रेन कैंसिल की है, यस और नो? 2 ट्रेन कैंसिल करके आपने प्लेटफॉर्म बदल लिया, तो उसमें क्या हुआ? लोग एक रश में वहां ट्रेन चढ़ने की कोशिश करते हैं, भीड़ हुई, धमाका हुई, फिर पुलिस ने लाठी शुरू करे कंट्रोल करने के लिए। मैं ये पुलिस को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ। अब उतना बड़ा भीड़ को कंट्रोल करना तो लाठी तो उठाएंगे, तो लाठी के मार से भी कुछ लोग घायल हो गए, मर भी गए। तो ये हुआ है। दिस इज प्योर मिसमैनेजमेंट। आम आदमी पार्टी की विधायक और दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के 10 दिन बीत जाने के बावजूद बीजेपी अब तक मुख्यमंत्री पद का नाम नहीं घोषित कर पाई है। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का आलोचना करते हुए कहा है कि दिल्ली के लोग उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी जल्द ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी और 10 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, जिससे दिल्ली के विकास की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। आज 17 तारीख हो गई है। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए, 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी, 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज यह बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री
बना सकते हैं। आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2025-26 पर कहा है कि सरकार ने 18 से 5 तारीख तक बजट सत्र की घोषणा की है। मेरी इच्छा है और सरकार से ये मांग भी है कि पूरी ईमानदारी से 5 तारीख तक सदन का सत्र चले। युवाओं, किसानों, महिलाओं, कानून व्यवस्था की समस्या समेत बहुत सारे मुद्दे हैं। इसे देखते हुए इसकी अवधि और बढ़ानी चाहिए। कि 18 से 5 तक के सेशन की घोषणा की है सरकार ने, शेड्यूल आया है। इसके पहले भी आया था पर सेशन नहीं चला। तो कहने में और करने में दोनों में अंतर है। मेरी इच्छा है और मांग भी है ये सरकार से कि ये जो शेड्यूल की तिथि उन्होंने तय करी है, इसको वो पूरी ईमानदारी से 5 तारीख तक सदन चले। और हमने तो ये भी मांग करी है कि अगर आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश बड़ा है, समस्याएं बड़ी हैं, बहुत युवाओं की समस्या है, किसानों की है, महिलाओं की है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, बहुत सी समस्याएं। तो उसको देखते हुए अगर इसकी अवधि और बढ़ानी चाहिए, और अगर नहीं भी बढ़ाते तो कम से कम ईमानदारी से जिसकी घोषणा उन्होंने 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दोबारा ली जाए, इसकी मांग को लेकर आज पटना में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए। बच्चों के साथ चर्चित शिक्षक खान सर भी नजर आए। खान सर अपने कोचिंग संस्थान से गर्दनी बाग धरना स्थल के लिए पैदल ही निकले। इस बीच उन्होंने रास्ते में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने चुनाव और सरकार को लेकर बड़ी बात कह दी। नहीं, बीपीएससी से क्या मतलब, उसका तो कहना था वो नॉर्मलाइजेशन भी लेगा, री एग्जाम लेके रहा जाएगा और सरकार री एग्जाम कराएगी। आपने चुनावी वर्ष का जिक्र किया, कुछ चुनावी महत्वाकांक्षा है खान पर? नहीं, ये सब चीज हमारी महत्वाकांक्षा केवल री एग्जाम है। चुनावी महत्वाकांक्षा से क्या मतलब है हम लोग को? हम लोग सरकार से विनती करते हैं, विपक्ष हम लोग का पूरा सहयोग नहीं दे रहा है। सांसद विधायक घरे छोड़ के यहाँ आ रहा है। हम लोग जो यहाँ पे है सरकार से मांग कर रहे हैं, और री एग्जाम सरकार के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि री एग्जाम करा लेगी तो सरकार को ही फायदा है, नहीं तो इसका चुनावी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खान सर को चुनावी वर्ष की इतनी चिंता क्यों है? ये सरकार की चिंता कर रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, आप बात सुन लीजिए कि आप बच्चों के लिए री एग्जाम दिला दें। और दीपक सर से, सरकार से, सारे लोगों से विनती है कि री एग्जाम कराएं। धांधली हुई है, गया नवादा की ट्रेजरी की रिपोर्ट जारी किया जाए, और आखिर क्या कारण था कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में 6% रिजल्ट होता है, और जो 4 जनवरी को होता है उसमें 20% रिजल्ट हो जाता है। धांधली एकदम 22 सेंटरों में नॉर्मलाइजेशन किया गया। सुनी जाएगी गया नवादा में ट्रेजरी। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आज बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में पुरानी बातों को दोहराया है। कि आप लोग लालू यादव का नाम नहीं लेंगे तो प्रचार नहीं हो पाएगा, आप लोग का खाना नहीं पड़ेगा। देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने पिता के नाम को छुपाना चाहते हैं, उनके नाम को भूलना चाहते हैं, अपनी विरासत पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करेंगे। विरासत के पिता के पाप की कमाई का उपभोग करेंगे, लेकिन पिता के नाम पर शर्मिंदगी महसूस होगा। अरे आपको पश्चाताप करना चाहिए। श्रीमान लालू प्रसाद यादव वो खलनायक है जो बिहार को गाली बना दिए, बिहारी लोगों को लड़ाने का, नरसंहार कराने का, अपहरण उद्योग चलाने का खेल खेलते रहे। अब तो उनका साला भी कह रहा है कि इन्हीं के आवाज से अपहरण का खेल शुरू हुआ था। पश्चाताप करें बिहार को, फिर बिहारी शब्द को गाली अब नहीं बनेगा, हर बिहारी गौरवान्वित होगा। देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब बिहारी विकसित बिहार बनेगा,
और ये वंशवादी परिवारवादी जमींदारी नहीं चलेगी बिहार में। अमेरिका के केंटकी और जॉर्जिया में आए भीषण तूफान की वजह से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। तूफान और बाढ़ की चपेट में आने से राज्य में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि जॉर्जिया में एक व्यक्ति की मौत हुई है। गवर्नर ने कहा है कि आपातकालीन दल लगातार खोजबीन और बचाव में लगा हुआ है। 24 घंटे से ज़्यादा समय में 1000 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है। उन्होंने इस तूफान को पिछले 1 दशक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा बताया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफान की वजह से 39,000 घरों में बिजली और पानी की सप्लाई बंद हो गई। इस प्राकृतिक आपदा के वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में बाढ़ के पानी में डूबे गाड़ियां, गिरे हुए पेड़ और बाढ़ में डूबे कई घर दिखाई दे रहे हैं। लोगों को चेतावनी देते हुए गवर्नर ने कहा है कि इस समय सभी लोग सड़क से दूर रहें। तेज हवाओं की वजह से बिजली कट सकती है। उन्होंने बताया कि कई मौतें कारों के पानी में फंस जाने की वजह से हुई हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश की वजह से केंटकी और टेनेसी में हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। केंटकी और टेनेसी के कुछ हिस्सों में 6 इंच तक बारिश हुई है। बहुत सी नदियां इस समय उफान पर हैं और बाढ़ आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एंडी बेशियर ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि इस समय 300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। पूर्व में मिडस्लाइड से लेकर पश्चिम में बर्फबारी हो रही है। इस समय पर ट्रेवल ना करें और सुरक्षित रहें। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।